नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी एकम तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 1 जून सन 2026। आज एकम तिथि शाम 4:37 तक रहेगी। उसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में तेजी से बदला मौसम, 9 डिग्री तक गिरा तापमान। 5 जून से फिर सक्रिय होगा एक नया पश्चिमी विक्षोभ। भिवानी मनीषा हत्याकांड, पंचकुला सीबीआई कोर्ट ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट। 9 जून तक का दिया समय। परिवार बोला 7 जून को गांव में फिर महापंचायत होगी। ग्रामीण रोजगार में बड़ा बदलाव, मनरेगा की जगह लेगी नई जी राम जी योजना। ITI में एडमिशन के लिए कल यानी 2 जून से शुरू होगी प्रक्रिया। ऑनलाइन माध्यम से कर सकेंगे आवेदन। महंगाई की नई मार, रसोई से बाथरूम तक बढ़े इन सब चीजों के दाम, बताएंगे पूरी अपडेट। रोहतक में किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी की PM को चेतावनी, बोले अमेरिका से डील बर्दाश्त नहीं करेंगे, लड़ेंगे भिड़ेंगे मरेंगे, देश को गुलाम नहीं होने देंगे। महापंचायत में उठी अही रेजिमेंट की मांग, हजारों लोगों ने लिया संकल्प, बोले रेजिमेंट का गठन होने तक जारी रहेगा आंदोलन। जरूरी खबर, आयुष्मान योजना पर IMA का बड़ा फैसला, 5 जून से मरीजों को लग सकता है बड़ा झटका। व्यापारियों को राहत, एक मुश्त निपटान योजना 2026 अपडेट, 1 जून से 28 सितंबर तक रहेगी प्रभावी। 30 से 70% मिलेगी छूट। पंजाब के डेरा ब्यास पहुंचे CM नायब सिंह सैनी, बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों से मुलाकात की। डेरे का पंजाब में है खास प्रभाव। वन नेशन वन इलेक्शन पर सुरक्षित रास्ता तलाश रही सरकार, 2 चरणों में लागू करने का प्रस्ताव। पहले 20 राज्यों के चुनाव एक साथ करने पर विचार। बेंगलुरु लगातार दूसरी बार IPL चैंपियन बनी, गुजरात को 5 विकेट से हराया। विराट कोहली ने नाबाद 75 रन बनाए। दिग्गज गायिका सुमन कल्याणपुर का निधन, आजकल तेरे मेरे प्यार की चर्चे जैसे गानों के लिए जानी गई सुमन कल्याणपुर का निधन रविवार रात करीब 8 बजे हुआ। और कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़े। दिल्ली में कीमत 1813 रुपए 50 पैसे हुई, तो वही 5 किलोग्राम का FTL सिलेंडर भी 11 रुपए महंगा हुआ। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम लगातार परिवर्तनशील बना हुआ है। चमचमाती धूप के बाद राज्य में पिछले 2 से 3 दिनों से बादलों की आवाजाही और तेज धूल भरी हवाओं के साथ हल्की बूंदाबांदी हो रही है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत अवश्य मिली है। हरियाणा में बदले मौसम के असर से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली है। राज्य के लगभग सभी जिलों में हुई बारिश से पारा सामान्य से लगभग 9 डिग्री तक गिर गया है। राज्य के अंबाला, रोहतक, हिसार और फरीदाबाद सहित कई जिलों में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। राज्य में बारिश के बाद मौसम में हल्की ठंडक घुल गई है। हालांकि अभी मानसून आने में तकरीबन 1 महीने का इंतजार बाकी है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन के अनुसार वर्तमान में हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जून के पहले सप्ताह तक मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा। 2 जून से 4 जून तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहने की संभावना जताई गई है, जबकि 5 जून को फिर से कुछ स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। हरियाणा के भिवानी में हुए बहुचर्चित मनीषा हत्याकांड में कोर्ट ने CBI से केस की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। पंचकुला की CBI कोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 9 जून तक का समय दिया है। परिवार ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पता करने के लिए याचिका लगाई थी। पंचकुला में रविवार को बैरागी समाज की प्रदेश स्तरीय बैठक भी हुई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में समाज के अध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि अब उनकी CBI से भी न्याय की उम्मीद उठ चुकी है, क्योंकि 6 माह के बाद भी CBI के अधिकारी परिवार को संतुष्ट नहीं कर पाए और कोई खुलासा भी नहीं कर रहे हैं। हर 1-2 सप्ताह के बाद CBI की टीम परिवार के पास आती है तथा उनसे पूछताछ की जाती है, लेकिन रिजल्ट के बारे में CBI अधिकारी कुछ नहीं बताते। मृतक मनीषा के चाचा ने खुलासा करते हुए बताया कि करीब 3 माह पहले एक CBI अफसर ने फोन पर बताया था कि यह सुसाइड नहीं मर्डर है, वो जल्द ही इसका खुलासा भी करेंगे, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसका ट्रांसफर कर दिया गया। अब नए अफसर कभी उसका फोन नहीं उठाते तथा उनसे कोई डिटेल भी शेयर नहीं कर रहे हैं। बैरागी समाज के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार ने बताया कि अब 7 जून को मनीषा के गांव में वहां के सामाजिक संगठनों व खाप की ओर से महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत के द्वारा जो भी फैसला लिया जाएगा, बैरागी समाज उसके पीछे खड़ा होकर लड़ाई लड़ेगा। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार IPL जीत लिया है। टीम ने गुजरात टाइटंस को 5 विकेट से हरा दिया। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को बेंगलुरु ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी। गुजरात ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 155 रन बनाए। जवाब में विराट कोहली के नाबाद 75 रन की बदौलत बेंगलुरु ने 18 ओवर में 161 रन बनाकर टारगेट हासिल कर लिया। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का रविवार को IPL 2026 फाइनल में बल्ला गर्जा और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को लगातार दूसरी ट्रॉफी जिताने में अहम भूमिका निभाई।
उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। कोहली ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 42 गेंदों में 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 75 रन बनाए। उन्होंने 25 गेंदों में 50 पूरा किया। यह कोहली की इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में सबसे तेज 50 भी है। 37 वर्षीय कोहली ने मौजूदा सीजन में 5वां और आईपीएल कैरियर का 67वां अर्धशतक लगाया। रोहतक में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अमेरिका से होने जा रही डील को लेकर केंद्र सरकार को घेरते हुए स्पष्ट कहा कि अमेरिका से डील बर्दाश्त नहीं होगी। डील के खिलाफ किसान लड़ेंगे, भिड़ेंगे, वे मरने के लिए भी तैयार हैं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने पीएम नरेंद्र मोदी को चेतावनी देते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश को आजाद नहीं करवाया। अगर वे खुद बर्बाद होना चाहते हैं, किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, तो किसान चुप नहीं रहेगा। केंद्र सरकार को भी चैन की नींद सोने नहीं देंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि भारत वर्षों तक इंग्लैंड का गुलाम रहा। आजादी के बाद क्या भारत सरकार देश को अमेरिका के हाथों बेचकर गुलाम बना रही है? भारत के लोग अमेरिका के गुलाम नहीं है। अमेरिका कहेगा कि रूस से तेल खरीदो, तो क्या हम रूस से तेल खरीदेंगे? अमेरिका का ऐसा क्या दबाव है देश के ऊपर? मरने के लिए युवा तैयार रहे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि भारत के 3 कृषि कानूनों से भी घातक अमेरिका से होने वाली डील है। अमेरिका का रकबा भारत से 7 गुना अधिक और जनसंख्या 4 गुना कम है। अमेरिका में सब्सिडी 60 लाख से पौने 2 करोड़ रुपए प्रति किसान है। भारत की खेती महंगी व अमेरिका की सस्ती है। अगर अमेरिका से अनाज आए तो वह 20 रुपए में गेहूं बेचेगा। ऐसे में भारत का किसान कहां जाएगा? गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल 1 से 4 जून तक भारत आ रहा है। पहले भारत का प्रतिनिधिमंडल गया था। किसान अमेरिका के इस प्रतिनिधिमंडल का विरोध कर रहे हैं और जो डील करने के इरादे से भारत आ रहे हैं, वह डील किसी भी कीमत पर नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि आज कुरुक्षेत्र में मीटिंग है, जल्द आंदोलन की घोषणा भी की जाएगी। हरियाणा के नारनौल में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर रविवार को गांव दोंगड़ा अहिर स्थित रजवाड़ा फोर्ट में 36 बिरादरी की विशाल महापंचायत आयोजित की गई। महापंचायत में क्षेत्र के अनेक गांवों के लोगों ने भाग लिया। पुरुषों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी ने समाज की एकजुटता और जागरूकता का परिचय दिया। महापंचायत में पहुंचे सामाजिक, राजनीतिक और पूर्व सैनिक प्रतिनिधियों ने एक स्वर में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग का समर्थन किया। वक्ताओं ने कहा कि अहिर रेजिमेंट का भारतीय सेना और राष्ट्र निर्माण में गौरवशाली योगदान रहा है। ऐसे में अहिर रेजिमेंट का गठन समाज के लंबे समय से चली आ रही जायज मांग है। वक्ताओं ने कहा कि इस मांग को लेकर समाज वर्षों से संघर्ष कर रहा है। खेड़ की दौरा सहित विभिन्न स्थानों पर भूख हड़ताल, धरने प्रदर्शन, जनसभाएं और जन जागरण अभियान चलाए जा चुके हैं। इसके बावजूद मांग पूरी नहीं होने से समाज में निराशा है, लेकिन संघर्ष लगातार जारी रहेगा। वक्ताओं ने कहा कि अहिर रेजिमेंट केवल एक समाज की मांग नहीं, बल्कि देश के वीर सैनिकों की सम्मान और गौरव से जुड़ा विषय है। उन्होंने केंद्र सरकार से जल्द अहिर रेजिमेंट के गठन की घोषणा करने की मांग की। महापंचायत में अनेक गांवों से पहुंचे लोगों ने हाथ उठाकर अहिर रेजिमेंट के समर्थन में संकल्प लिया। सभा में मौजूद लोगों ने स्पष्ट कहा कि जब तक अहिर रेजिमेंट का गठन नहीं हो पाता, तब तक यह आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हरियाणा सरकार ने व्यापारियों और उद्यमियों को राहत देने के उद्देश्य से एक मुश्त निपटान योजना 2026 लागू की है। सोनीपत के जिला आबकारी एवं कराधान आयुक्त अरविंद कुमार ने बताया कि ये योजना 1 जून 2026 से 28 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसका लक्ष्य विभिन्न कर अधिनियमों के तहत लंबित कर बकाया मामलों का सरल और सुविधाजनक तरीके से निपटान करना है। अरविंद कुमार ने बताया कि वर्ष 2025 में भी ऐसी ही एक योजना लागू की गई थी, जिसे व्यापारियों का व्यापक समर्थन मिला था। उस योजना के तहत हजारों व्यापारियों ने अपने पुराने कर विवादों का समाधान किया था। इसी सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बार फिर से व्यापारियों के हित में ये योजना लागू करने का निर्णय लिया है। योजना का मुख्य उद्देश्य पुराने कर विवादों का निपटान कर व्यापारियों को राहत प्रदान करना और विभाग एवं व्यापारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। उन्होंने बताया कि यदि किसी करदाता पर किसी संबंधित अधिनियम के अंतर्गत किसी वर्ष में 1 लाख रुपए तक का कर बकाया है, तो उसे योजना में आवेदन करने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ऐसे मामलों में उस वर्ष के लिए कर, ब्याज एवं जुर्माना राशि पूर्ण रूप से माफ कर दी जाएगी। यह प्रावधान विशेष रूप से छोटे व्यापारियों एवं लघु उद्यमियों को बड़ी राहत प्रदान करेगा। वहीं 1 लाख रुपए से अधिक के बकाया मामलों में भी विभिन्न श्रेणियों के अनुसार कर राशि में 30% से लेकर 70% तक की छूट प्रदान की जाएगी, जबकि ब्याज एवं जुर्माना राशि पर 100% तक की छूट का लाभ मिलेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों के बकाया भुगतान को लेकर बड़ा फैसला लिया है। आईएमए के अनुसार यदि सरकार ने जल्द भुगतान नहीं किया, तो प्रदेश भर के निजी अस्पताल यानी प्राइवेट अस्पताल 5 जून से आयुष्मान कार्ड पर मरीजों का इलाज करना बंद कर देंगे। इस फैसले से हजारों लाभार्थियों पर असर पड़ना तय है। आईएमए पदाधिकारियों का कहना है कि इन अस्पतालों का सरकार की ओर से करोड़ों रुपए का भुगतान लंबे समय से लंबित पड़ा है। कई अस्पतालों की राशि पिछले लगभग 1 वर्ष से अधिक बकाया पड़ी हुई है, जिसके चलते
अस्पतालों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आईएमए का कहना है कि संगठन ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सभी लंबित भुगतान जारी किए जाएं ताकि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। यदि 5 जून से प्राइवेट अस्पतालों में योजना के तहत इलाज बंद होता है तो गरीब और जरूरतमंद मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए जरूरी खबर सामने आई है। बता दें कि केंद्र सरकार ने 1 जून से एलपीजी के नियमों में बदलाव किए हैं। सरकार का उद्देश्य घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग, जमाखोरी और सब्सिडी के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाना है। इसके तहत एक घर एक गैस कनेक्शन नियम को लागू किया जाएगा। भारतीय तेल कंपनियों एचपीसीएल, इंडियन ऑयल और भारतीय पेट्रोलियम ने संयुक्त रूप से जारी सार्वजनिक सूचना में उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे एक से अधिक एलपीजी कनेक्शन जल्द से जल्द सरेंडर कर दें। 1 जून से इस पर सख्त नियम लागू किए जाएंगे। सरकार का कहना है कि एक परिवार में एक ही रसोई के साथ केवल एक एलपीजी कनेक्शन ही मान्य होगा। अगर किसी उपभोक्ता ने पीएनजी कनेक्शन लेने के बाद भी एलपीजी कनेक्शन जारी रखा है तो उसे निर्धारित समय के भीतर सरेंडर करने के लिए कहा गया है। उसके बाद भी अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो एलपीजी रिफिल सेवा रोक दी जाएगी और कनेक्शन रद्द कर दिया जाएगा। हालांकि भविष्य में यदि पीएनजी उपलब्ध नहीं होगी तो उन क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन दोबारा से सक्रिय करा दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़ाए गए हैं। अब इसकी कीमत 3,113 रुपए 50 पैसे पहुंच गई है। 5 किलोग्राम वाले एफटीएल यानी फ्री ट्रेड एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। इसके साथ ही छोटे 5 किलोग्राम वाले एफटीएल सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए का इजाफा किया गया है, जिससे दिल्ली में अब इसकी कीमत 821 रुपए 50 पैसे पहुंच गई है। राहत की बात यह है कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर यानी 14.2 किलोग्राम की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। दैनिक दिनचर्या में शामिल चीजों पर महंगाई का असर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। अब इसका असर सिर्फ खाद्य पदार्थों तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि रसोई से लेकर बाथरूम और ब्यूटी किट तक पहुंच गया है। राज्य के अधिकतर जिलों के बाजारों में सरसों तेल की कीमत 200 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच गई है। साबुन, सर्फ, शैम्पू, हैंड वॉश, फेस वॉश और अन्य सौंदर्य उत्पादों की कीमतों में भी तेजी देखी जा रही है। कारोबारियों के अनुसार 750 ग्राम सोयाबीन तेल का पैक करीब 145 रुपए में बिक रहा है, तो वहीं धारा ब्रांड का तेल 180 रुपए प्रति लीटर, सलोनी 180 रुपए, पतंजलि का तेल 200 रुपए प्रति लीटर और इंजन ब्रांड का तेल 205 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। खाद्य तेलों की कीमत बढ़ने के पीछे पाम ऑयल की महंगाई सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है। पिछले 3 महीनों में थोक बाजार में पाम ऑयल के दाम 12 से 18% तक बढ़ गए हैं। पहले जो पाम ऑयल 92 से 95 रुपए प्रति किलो मिलता था, वह अब 108 से 112 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गया है। पाम ऑयल का इस्तेमाल केवल खाद्य तेलों में ही नहीं, बल्कि डिटर्जेंट, साबुन, शैम्पू और हैंडवॉश जैसे उत्पादों के निर्माण में भी बड़ी मात्रा में होता है। अगर आप भी आईटीआई में दाखिला लेना चाहते हैं तो अब आपके लिए मौका है। बता दें कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में एडमिशन के लिए विभाग द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। शेड्यूल के मुताबिक आईटीआई में दाखिले के लिए इच्छुक उम्मीदवार कल यानी 2 से लेकर 15 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग ट्रेड में एडमिशन के लिए 8वीं, 10वीं और 12वीं पास के लिए योग्यता तय की गई है। एडमिशन के लिए इच्छुक विद्यार्थी अपनी योग्यता के मुताबिक ट्रेड को सिलेक्ट करके आवेदन कर पाएंगे। इसके लिए आईटीआई में फ्री परामर्श व रजिस्ट्रेशन के लिए भी डेस्क लगाए गए हैं, ताकि उन्हें किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। आईटीआई में एडमिशन लेने वाली महिला प्रशिक्षुओं को दाखिले के साथ ही कई अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। उनकी ट्यूशन फीस फ्री रखी गई है। इसी के साथ 1000 रुपए तक के टूल किट फ्री दी जाएगी। विशिष्ट इंजीनियरिंग ट्रेड में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को 500 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 2500 रुपए वार्षिक किस्त के रूप में भी दिए जाएंगे। इन सब के पीछे एक ही उद्देश्य है कि छात्राओं की संख्या बढ़ाकर उन्हें हस्त कौशल का प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। इच्छुक विद्यार्थी कल यानी 2 तारीख से लेकर के 15 जून तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण रोजगार की सबसे बड़ी योजना मनरेगा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दरअसल केंद्र सरकार ने नई व्यवस्था विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन यानी ग्रामीण VBG लागू करने की घोषणा की है, जो मौजूदा मनरेगा की जगह लेगी। यह बदलाव ग्रामीण रोजगार को केवल मजदूरी योजना तक सीमित न रखकर उसे ग्रामीण विकास, बुनियादी ढांचे और आत्मनिर्भर गाँव के निर्माण से जोड़ेगा। इस माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण आय में सुधार लाना लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी नरेगा के रूप में शुरू हुई ये योजना साल 2010 में
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा बनी थी। अब केंद्र सरकार ने वर्ष 2026 में इसका नया नाम जी राम जी रखा गया है। 1 जुलाई 2026 से यह कानून देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा और उसी दिन से मनरेगा अधिनियम को निरस्त माना जाएगा। अब तक मनरेगा के तहत प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को साल में 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी थी। नई योजना में इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है। इसके अलावा नई योजना में केवल मजदूरी नहीं बल्कि जल संरक्षण, ग्रामीण सड़कें, आजीविका से जुड़ी परिस्थितियां, जल सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन से जुड़े कार्यों पर विशेष जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही वर्तमान में चल रहे सभी कार्य अपने आप नई योजना में शामिल हो जाएंगे और पुराने जॉब कार्ड तब तक मान्य रहेंगे जब तक नए रोजगार गारंटी कार्ड जारी नहीं हो पाते। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज यमुनानगर में चपरासी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। पुरुष या महिला जो भी उम्मीदवार इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भारतीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 17 जून है। चपरासी के पदों के लिए उम्मीदवार का 8वीं पास होना जरूरी है। आवेदक के पास 8वीं में हिंदी या पंजाबी विषय रहा होना चाहिए। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। सैलरी की बात करें तो 16,900 रुपए पर मंथ मिलेगी। आज 1 जून है। जून में देश के अलग अलग राज्यों में कुल 11 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। आरबीआई की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार इस महीने यानी जून के महीने में 4 रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार के अलावा 5 दिन अलग अलग जगहों पर बैंक बंद रहेंगे। आप बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम के जरिए पैसे का लेन देन या फिर अन्य काम कर सकते हैं। इन सुविधाओं पर बैंकों की छुट्टियों का कोई असर नहीं पड़ेगा। जून 2026 में भारतीय शेयर बाजार में भी 9 दिन कारोबार नहीं होगा। इसमें 8 दिन शनिवार और रविवार को कारोबार नहीं होगा। इसके अलावा शेयर बाजार 26 जून को मुहर्रम के अवसर पर भी बंद रहेगा। केंद्र सरकार वन नेशन वन इलेक्शन के लिए सुरक्षित रास्ता तलाश रही है। इसके लिए बनी जेपीसी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक समिति 2 फेज ट्रांजिशन मॉडल पर विचार कर रही है, जिससे राज्यों में बार बार चुनाव कराने या फिर विधानसभाओं के कार्यकाल में बहुत बड़ी कटौती करने की जरूरत न पड़े। पूरे देश को एक साथ चुनावी चक्र में लाने के बजाय 2 चरणों यानी 2029 और साल 2034 में बढ़ने का विकल्प सबसे व्यवहारिक माना जा रहा है। पहले चरण में यानी साल 2029 के लोकसभा चुनाव के साथ तकरीबन 20 राज्यों के विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसे में 2029 से चुनावी चक्र एक करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। वहीं 2034 तक पूरे देश को साझा चुनावी चक्र में लाने का लक्ष्य है। लॉ कमीशन के पूर्व सदस्य और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज के डीन आनंद पोलीवाल ने कहा कि एक देश एक चुनाव को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के लिए संवैधानिक विकल्प मौजूद हैं। कुछ राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में कार्यकाल बढ़ाने के विकल्प भी हैं। भारत में पहले भी विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल में बदलाव किए गए हैं। बता दें कि साल 1952 से 1967 तक यानी 4 बार लोकसभा व अधिकांश विधानसभा चुनाव साथ हुए थे। वहीं 1967 के बाद कई राज्यों में सरकारें गिरने लगी तो 1968 व 69 में कई विधानसभाएं भी भंग हुई और 1970 में लोकसभा भी कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो गई। इससे देश का साझा चुनावी चक्र बिखर गया। तो वहीं साल 1971 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए और राज्यों में चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। विधि आयोग और नीति आयोग समय समय पर चुनावी चक्र एक करने की सिफारिश करते रहे हैं। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। देहरादून स्थित वन अनुसंधान संस्थान ने ग्रुप सी के विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 91 पदों को भरा जाएगा। इनमें मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी MTS, फॉरेस्ट गार्ड, लोअर डिवीजन क्लर्क यानी LDC, टेक्नीशियन, स्टेनोग्राफर और अन्य पद शामिल हैं। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें 10वीं पास, 12वीं पास, ITI धारक और ग्रेजुएट उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 4 मई 2026 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 3 जून 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।